हेलो जी स्टूडेंट्स, मैं राहुल जलान। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में जानेंगे, जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। एनसीईआरटी वाले बुक की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बहुत ही छोटे से रूप में दिया गया है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बल्कि ये कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआईटी जेईई और मेडिकल को लेकर। इसलिए स्टूडेंट इस पूरे वीडियो लेक्चर को आप लोग ध्यान से देखो और समझो और सीखो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है। और साथ ही साथ इस लेक्चर में हम लोग ये भी जानेंगे कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पर आधारित क्वेश्चंस हम लोग कैसे बनाते हैं मैक्सिमम लेवल पर। ओके स्टूडेंट्स, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को जानने के पहले हम लोग जान लेते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, व्हिच इज स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन। बड़ा ही आसान सा एक्सप्लेनेशन है डिफ्यूजन का। जब दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग गैसेस को हम लोग मिक्स करते हैं और ये दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग गैसेस अपने आप मिक्स हो जाता है, तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या नाम दे देंगे? डिफ्यूजन। इसको यहाँ पर फिगर से एक्सप्लेन किया गया है। ये दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक सेपरेटर से सेपरेट किया हुआ है, और जैसे हम लोग इस सेपरेटर को हटाते हैं, स्लाइडिंग वॉल को स्लाइड करके हटाते हैं, तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अपने आप परस्पर आपस में मिक्स हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों ऐसे होता है, तो इसका जवाब है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अनुसार किसी भी गैसियस सिस्टम में चूंकि हर एक गैसियस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं, और उसी रैंडम मोशन के वजह से जैसे सेपरेटर रिमूव किया जाता है तो ये मॉलिक्यूल अपने आप इधर या इधर मूव करके आपस में मिक्स हो जाता है और होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, और इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के साथ साथ हम लोगों को इफ्यूजन के बारे में भी जानना होता है कि इफ्यूजन होता क्या है। तो इफ्यूजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एनी गैस through a small hole from any container or tube ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस इज कॉल्ड इफ्यूजन। ये भी बड़ा आसान सा चीज है जो कि दैनिक कार्य में हम लोगों को अक्सर देखने को मिलता है, जैसे कि साइकिल का पंक्चर। तो साइकिल में जब पंक्चर होता है तो क्या होता है, उस ट्यूब से जो हवा रिलीज होता है वो क्यों होता है? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर का प्रेशर कम होता है, और इसी प्रेशर डिफरेंस के वजह से गैस रिलीज होता है थ्रू दी होल फ्रॉम इनसाइड द ट्यूब टू आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, और इसी प्रोसेस को हम लोग बच्चों क्या नाम दे देंगे? इफ्यूजन। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखा हुआ है, पंक्चरिंग इन टायर ऑफ साइकिल। अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। अब हम लोग जानते हैं कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन होता क्या है। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का कहना होता है कि किसी भी गैस के डिफ्यूजन या इफ्यूजन का रफ्तार जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, और उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है एक्सप्लेनेशन के रूप में। और ये जो यहाँ पर ब्रैकेट करके हम लोगों ने दिखाया है, यही एक्चुअली ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, और इसको आप लोग ध्यान से देखो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। आप लोग जानते हो कि मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यहाँ पर गलत लिखा गया है, एक्चुअली मोलर मास बराबर होता है वेपर डेंसिटी इंटू 2। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलर मास बाय 2। लेकिन मतलब क्या होगा इसका कि वेपर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, तो यानी कि डेंसिटी जो होगा वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन चूंकि स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, तो यहाँ डेंसिटी की जगह अगर हम लोग मोलर मास रख दें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, और इसको भी हम लोग नाम दे देंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसको प्रैक्टिकली भी आप लोग सोच सकते हो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन मतलब किस रफ्तार से कोई भी गैस डिफ्यूज होगा या इफ्यूज होगा, ये मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट के। क्यों? क्योंकि कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल जितना भारी होगा उसके मूवमेंट का रफ्तार उतना कम होगा, ये तो कॉमन सा बात है। और जो गैस हल्का होगा, जिस गैसियस मॉलिक्यूल की वजन कम होगी, उस गैसियस मॉलिक्यूल के मूवमेंट का रफ्तार ज्यादा होगा। तो जो हल्का गैस है उसका रफ्तार ऑफ डिफ्यूजन, उसका रफ्तार ऑफ इफ्यूजन भी ज्यादा होगा। इसी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ एनी गैस मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या देखते हैं? स्क्वायर
रूट ऑफ मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को हम लोग बोल देते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसको अलग तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं, वो क्या कि चूंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, तो r1/r2 इज इक्वल टू रूट अंडर m2/m1 भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों ध्यान देना है कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर बदलेगा तो ये वाला इक्वेशन लाजमी नहीं होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज पर यूनिट टाइम इंटरवल, यानी कि किसी सर्टेन टाइम इंटरवल में कितना गैस मॉलिक्यूल डिफ्यूज हुआ है, उसी चीज को हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन बोल सकते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन कई तरह से लिखा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे यही होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन, कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। खैर हम लोग यहाँ पर लेकर चल रहे हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस की जगह v रख दिए और कितने समय में उतना वॉल्यूम गैस का डिफ्यूज हुआ वो हम लोग t के रूप में दर्शा दिए। तो r1/r2 इज इक्वल टू रूट अंडर m2/m1 होता था, तो r1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं v1/t1 और r2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं v2/t2 इज इक्वल टू रूट अंडर m2/m1 लिख सकते हैं। इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पर लिखा हुआ है v1/v2 इंटू t2/t1 इज इक्वल टू रूट अंडर m2/m1। तो ये भी एक इक्वेशन बनेगा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्या देखते हैं कि अगर टाइम इंटरवल सेम हो, यानी कि दो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दो गैस है, दोनों गैसेस के लिए टाइम इंटरवल सेम है, करने का मतलब t1 इज इक्वल टू t2, तो ये t1 t2 तो कट जाएगा, तो अपने को क्या मिलेगा v1/v2 इज इक्वल टू रूट अंडर m2/m1। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, v1 के नीचे है m1 और v2 के ऊपर है m2, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए हम लोग यहां लिख सकते हैं कि फॉर कांस्टेंट टाइम इंटरवल वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। लेकिन ये वाला इक्वेशन तब लागू होगा जब टाइम इंटरवल सेम हो दो गैसेस के लिए। ओके स्टूडेंट, फॉर डिफ्यूजन ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ द गैस, यदि यहां पर इस वाले इक्वेशन में अगर वॉल्यूम को हम लोग सेम मान लें, v1 इज इक्वल टू v2 मान लें, तो ये दोनों कट आउट हो जाएगा। तो बताओ तो क्या हो जाएगा, t2/t1 इज इक्वल टू रूट अंडर m2/m1। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, t2 के सामने है m2 और t1 के सामने है m1, तो इससे क्या पता चलता है, टाइम इंटरवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ओके स्टूडेंट, लेकिन ये वाला कब, जब वॉल्यूम जो है दोनों गैस का वो सेम रहेगा तब। अब इस पर हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन करने के पहले एक बार फिर से खुद ब खुद 2 मिनट लेकर याद कर लेते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या था। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अनुसार रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, और चूंकि डेंसिटी मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास भी लिख सकते हैं। तो इससे अपने को क्या फॉर्मूला मिला, r1/r2 इज इक्वल टू रूट अंडर m2/m1। ओके स्टूडेंट, अब r1/r2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, v1/v2 इंटू t2/t1 इज इक्वल टू रूट अंडर m2/m1। अब हम लोग यहाँ अगर देखते हैं वॉल्यूम सेम है तो t2/t1 इज इक्वल टू रूट अंडर m2/m1, और अगर टाइम इंटरवल सेम हो तो v1/v2 इज इक्वल टू रूट अंडर m2/m1। तो ये सारे फॉर्मूलाज को आप लोग एक जगह नोट डाउन करके लिखो और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन पर आओ, जिसके वजह से क्वेश्चन काफी आसान दिखने लगेगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस को देखते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का। और वो क्वेश्चन ये है कि इफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 4 लीटर पर सेकंड, देन कैलकुलेट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑक्सीजन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया है 4 लीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ लिख दिया रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज 4 लीटर पर सेकंड, और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 का पूछा जा रहा है। मोलर मास अपने को पता है ऑक्सीजन का कितना होता है 32 ग्राम और हाइड्रोजन का कितना होता है 2 ग्राम, और हम लोग जानते हैं r1/r2 इक्वल टू m2/m1, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू रूट अंडर मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ये सारे वैल्यूज को अगर हम लोग पुट डाउन कर दें, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन नहीं दिया हुआ है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 4 एज गिवन इन क्वेश्चन इज इक्वल टू रूट अंडर मोलर मास ऑफ O2 इज इक्वल टू 32 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 ग्राम। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 32/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 into 4 इज इक्वल टू 16। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन 4 लीटर प्रति सेकंड है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन 16 लीटर पर सेकंड आया। तो इससे एक चीज ये भी जानने को मिला कि ऑक्सीजन चूंकि भारी है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन 4 लीटर पर सेकंड कम है, और हाइड्रोजन चूंकि हल्का है इस वजह से उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होना चाहिए, जो कि आया भी 16 लीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज इन 2 मिनट्स
and calculate time interval in which 100 liter of hydrogen gas diffuse in the same temperature and pressure condition. Okay स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन दिया है 10 लीटर ऑक्सीजन गैस, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 10 लीटर, कितना समय लिया 2 मिनट, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपने को पता है 32 ग्राम, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन पता है 2 ग्राम, और पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस जो कि 100 लीटर दिया है वो उसको कितना समय लेगा डिफ्यूज होने में। तो अपने को पता है कि R2/R1 R1/R2 रूट अंडर M2/M1, उसी से लाए हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इनटू टाइम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू रूट अंडर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये फॉर्मूला याद रखने में कंफ्यूजन है तो आप लोग ये भी याद रख सकते हैं, वॉल्यूम चूंकि मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट के, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो टाइम h2 है तो मोलर मास उसके सामने h2 होगा, और वॉल्यूम ऑक्सीजन है तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑक्सीजन होगा। ओके स्टूडेंट, सारे वैल्यूज को अगर हम लोग यहाँ पर पुट डाउन कर दें, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 10 लीटर यहाँ पर रख दिए, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 100 लीटर रख दिए, टाइम ऑफ हाइड्रोजन हम लोगों ने रख दिया, ये निकालना है अपने को, और टाइम फॉर ऑक्सीजन इज 2 मिनट, और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 बटे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32। इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलता है टाइम और रिक्वायर्ड फॉर 100 लीटर ऑफ हाइड्रोजन टू बी डिफ्यूज्ड इज इक्वल्स टू 5 मिनट्स। ओके, तो देखो तो ज्यादा समय ले रहा है कि कम समय ले रहा है, ज्यादा समय। तो आप बोलोगे कि सर ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन तो हल्का है तो ऑक्सीजन से कम समय लेना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन फास्ट डिफ्यूज होगा। तो भैया यहाँ वॉल्यूम भी तो हाइड्रोजन का ज्यादा है, ऑक्सीजन 10 लीटर डिफ्यूज होता है 2 मिनट में, तो ये 100 लीटर 5 ही मिनट में डिफ्यूज हो जा रहा है, तो उचित भी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। इन ए 1 liter long horizontal tube hydrogen gas is diffused from both the ends. Calculate distance from HCl side where white fumes of NH4Cl form if HCl gas and NH3 gas both are introduced from the two ends of the tube at the same instant. सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि एक ट्यूब है इस तरह से, ठीक है, और ये 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, तो इसको मान लेते हैं 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर हो गया, ये ट्यूब की लंबाई 100 सेंटीमीटर। इसके दोनों छोर से एक ही मोमेंट में, इसके दोनों छोर से एक ही मोमेंट में HCl और अमोनिया गैस इंट्रोड्यूस किया गया, HCl इस साइड से और अमोनिया इस साइड से, आप उल्टे साइड भी मान सकते हो, किसी भी साइड मानो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब HCl इधर से इंट्रोड्यूस हुआ धीरे धीरे HCl आएगा, इधर से अमोनिया इंट्रोड्यूस हुआ तो अमोनिया इधर से धीरे धीरे आएगा, तो एक जगह होगा जहां पर HCl और अमोनिया एक दूसरे से टच करेगा, क्योंकि ये एसिड है ये बेस है, तो एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेगा और HCl और NH3 आपस में तुरंत से रिएक्ट करके क्या बना लेगा NH4Cl, और जहां पर NH4Cl बनता है वहां पर व्हाइट फ्यूम्स देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहां पर NH4Cl का व्हाइट फ्यूम्स मिलेगा, HCl साइड से, मतलब कि वो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता था NH3 साइड से, HCl साइड से, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है HCl साइड से कितने दूरी पर NH4Cl का व्हाइट फ्यूम्स देखने को मिलेगा। तो हम लोग HCl साइड से मान लेते हैं x डिस्टेंस पर जाके वो व्हाइट फ्यूम्स बनता है, और आप लोग ये खुद से भी सोच सकते हो कि ये मिडिल पर बनेगा या HCl के साइड बनेगा या अमोनिया के साइड बनेगा, खुद से सोचो आप लोग। क्योंकि HCl का मोलर मास 36.5 है, अमोनिया का मोलर मास 17 ग्राम है, तो बताओ तो कौन हल्का हो गया, अमोनिया हल्का हो गया, और HCl भारी है, तो जो भारी है वो धीरे धीरे मूव करेगा, जो हल्का है वो तेजी से मूव करेगा, तो सेम टाइम इंटरवल में अमोनिया ज्यादा दूरी कवर कर लेगा और HCl भारी होने की वजह से कम दूरी तक कवर करेगा। इस वजह से ये मिडिल के इस साइड यानी कि अमोनिया के साइड जाके NH4Cl बनेगा। ऐसे कहीं भी बने आंसर तो अपने आप आ जाएगा, ऐसे इस चीज को जानने और समझने के लिए हमने देखा। अब हम लोग मान लेते हैं HCl के साइड से x डिस्टेंस पर मान लेते हैं कि ये NH4Cl बनना है, तो ये डिस्टेंस अगर x है तो अमोनिया के साइड से कितना दूरी हो जाएगा 100 माइनस एक्स, टोटल डिस्टेंस कितना है 100, तो ये x है तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 100 माइनस एक्स। अब जैसे हम लोग बचपन में ट्रेन वाली क्वेश्चन बनाते थे कि एक ब्रिज है, एक ट्रेन इधर से समथिंग रफ्तार से आ रहा है, इधर से दूसरा ट्रेन समथिंग रफ्तार से आ रहा है, तो कहां पर जाके दोनों ट्रेन एक दूसरे से टकराएगा, जस्ट वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। उस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या होता था कि HCl को यहां से यहां आने में जितना समय लगेगा अमोनिया को भी यहां से यहां आने में उतना ही समय लगेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहां देखते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू रीच HCl एट पॉइंट ए, यहां से यहां आने में कितना समय लगेगा। तो यहां पर हम लोग वही फॉर्मूला लगाते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ओके स्टूडेंट, चाल बराबर दूरी बटे समय करने का मतलब क्या होता है
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो अपने को टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो HCl को यहां से यहां आने में, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है x, इसका स्पीड कितना हो जाएगा, रेट ऑफ HCl, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl हम लोग मान लेते हैं, और ये टाइम जो है t, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है HCl के लिए x, और डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl। इसी तरह अमोनिया के लिए निकालेंगे, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अमोनिया to come at this place from this point is equals to how much, distance divided by time। distance for ammonia is equals to 100 minus x divided by rate of diffusion of ammonia, जो कि हम लोगों ने R2 के रूप में माना है। R2 is equals to distance for ammonia is equals to how much, this is 100 minus x divided by rate of diffusion of ammonia। हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में HCl को जितना समय लग रहा है, अमोनिया को भी यहाँ से यहाँ आने में उतना ही समय लगेगा, यानी कि T1 शुड बी इक्वल टू T2। उसी से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, चूंकि T1 बराबर T2, तो T1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 100 माइनस x डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर हम लोग अमोनिया को उस साइड ले जाएंगे, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इज इक्वल टू 100 माइनस x डिवाइडेड बाय x। अब आप जानो कि R1 बाय R2 इज इक्वल टू क्या होता था, रूट अंडर M2 बाय M1। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इज इक्वल टू रूट अंडर मोलर मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 100 माइनस x डिवाइडेड बाय x। तो मोलर मास ऑफ HCl की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36.5 बाय 17 इज इक्वल टू 100 माइनस x बाय x। अब इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपने को x की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज 40.65 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एक्चुअली ये सेंटीमीटर है, तो यानी कि HCl के साइड से हम लोगों को कितने डिस्टेंस पर NH4Cl का फॉर्मेशन दिखेगा, 40.65 मीटर। ऐसे आप लोग इसको करेक्ट करके आप लोग चेक कर लोगे। इन चीजों के बाद हम लोग कुछ एडिशनल टर्म्स भी देख लेते हैं, और वो एडिशनल टर्म क्या है, इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन प्रेशर ऑफ द गैस। आप ये भी मानो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन मोलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो था ही, लेकिन आप जानो कि अगर गैस का प्रेशर ज्यादा रहे, प्रेशर ज्यादा होगा तो भी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, यानी कि गैस पर प्रेशर दबाव जितना ज्यादा होगा तो उसके डिफ्यूजन या इफ्यूजन का रफ्तार भी ज्यादा होगा। तो साथ में वो वाला जो पिछला जितना भी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, वहां पर ये लिखा हुआ था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन अगर प्रेशर वेरिएबल हो, यानी कि प्रेशर अलग अलग हो, तो उस स्थिति में रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ भी लगाना जरूरी है, क्योंकि वो मोलर मास तो रहेगा ही, साथ ही साथ प्रेशर का भी टर्म होगा। क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। तो इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू प्रेशर बाय रूट अंडर मोलर मास। तो जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का टर्म हटाएंगे तो यहाँ देखते हैं R1 बाय R2 इज इक्वल टू P1 बाय P2 इंटू M2 बाय M1। तो इस प्रेशर, डिफरेंट प्रेशर पर के क्वेश्चन भी अगर अपने को मिलता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में, तो वो भी हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को कंप्लीट किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब आप लोगों को क्या करना है कि इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस उपलब्ध हैं आपके पास, जो कोई भी बुक है, उस बुक से सारे क्वेश्चंस को आप लोग बना